हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिराग गर्ग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अग्रवाल अकाउंट्स एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। अकाउंटिंग टर्म्स की ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं और ये क्लास फाइनल रहेगी। अगर कोई आपको कोई टर्म लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और छूट गई है और वो समझाई नहीं गई ठीक से, तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो अलग से बना दूँगा। लेकिन आज इस क्लास को हम फिनिश करेंगे यहाँ पर ही। ये आपका पार्ट 3 रहेगा लास्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो 10th पॉइंट आता है इसमें एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस क्या है हमारे, जो हमारी कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स हम किसी फर्म में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्टिंग आ रही है, उनको सेल करने की जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उनको सर्विस को सेल करने की एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो उनको एक्सपेंसेस ही कहा जाता है। ठीक है, जो भी खर्चा हो रहा है इसके अंदर। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल बताया था, कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें फिर आपका उसको गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में उतारने तक बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि आप उसमें पैकेजिंग भी दे रहे हैं, ठीक है, उसमें उसका फ्रेट भी जा रहा है, भाड़ा, ठीक है, और उसको आप लेकर भी जा रहे हैं कि वहाँ पर उसको स्टोरेज में रख भी रहे हैं, तो गोडाउन में फिर उन सब के पीछे मैन पावर भी लग रही है, तो उसकी आप वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इनकम पे। इनकम क्या है? इनकम सरप्लस ओवर रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, तो इनकम क्या है कि जो रिवेन्यू, हमें माल बेच करके जो पैसा मिला, ठीक है, और जो हमने माल ख़रीदा वो हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमने कोई परचेज़ किया, कोई गुड या रॉ मटेरियल, और उसको, या जैसे आप समझो कि कोई बुक सेलर ने बुक ख़रीदी, कितने की? 100 रुपीज़ की। अब 100 रुपीज़ की बुक ख़रीद के उसने 120 रुपये में वो सेल कर दी, तो वो 20 रुपये उसकी इनकम हो गई। ठीक है, तो रिवेन्यू हमारी रिवेन्यू क्या थी? रिवेन्यू 120 की थी, और एक्सपेंसेस क्या थे हमारे? तो एक्सपेंसेस हमारे थे 100 के, क्योंकि 100 रुपीज़ की हमने वो बुक ख़रीदी थी, और रिवेन्यू हमारा था 120। ठीक है, तो 120 माइनस एक्सपेंसेस क्या आ गया? इनकम आ गया हमारा। ठीक, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ओवर टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। अब जैसे कोई भी, अब जैसे इसमें हमारा ये था इनकम में कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक 100 रुपये कॉस्टिंग ली और 120 रुपये में उसको हमने सेल कर दिया। ठीक है, ये तो एक प्रोडक्ट का हो गया। अब जैसे अगर लार्ज नंबर पे हम सोचें कि 50,000 का माल ख़रीदा, ठीक है, और उसको 70,000 रुपीज़ में उसने बेच दिया, तो 20,000 की तो हमारी क्या हो गई? 50K का उसने हमने माल ख़रीदा और उसने बेच दिया 70,000 में। ठीक है, तो इट मीन्स 20K का जो हुआ उसका 20,000 का, वो इनकम हो गई उसकी। ठीक, अब क्या है? अब 20K के बाद अब उसको 50,000 का माल जो उसने परचेज़ किया था, उसको बेचने तक कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे। ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस हम इसमें से घटा देते हैं। सपोज़ कीजिए 2,000 रुपये के एक्सपेंसेस हुए उसको बेचने तक, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो 18,000 जो हमारा आया, तो ये 18,000 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आया निकल करके। कि इसमें 2,000 रुपये, सपोज़ कीजिए कि हमने ट्रैवल किया, ठीक है, टेम्पो का, मतलब जो आपका टेम्पो होता है, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए, टेम्पो का किराया भाड़ा दिया, उस माल को उठा कर रखने का कहते हैं भाड़ा दिया, तो ये सारे 2,000 रुपये हमारे लगे उस 50,000 के माल को कस्टमर तक सेल करने में। तो ये 2,000 रुपये हमने लेस कर दिए, तो 18,000 का क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट रह गया। तो ये एक्सेस ओवर टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू हमारा कितना था? टोटल रेवेन्यू जैसे हमारा था 50,000 प्लस 2,000 हमारा क्या था? एक्सपेंसेस। ठीक, तो हमारा, सॉरी, टोटल एक्सपेंसेस थे हमारे 50,000 का, तो हमारा गुड था, और प्लस 2,000 के हमारे उसको सेल करने में एक्सपेंस लगे, तो 52,000 का था।
ठीक है। अब हमने उसको 70,000 में अगर सेल कर दिया तो हमारा कितना रह गया, 18,000 हमारा नेट प्रॉफिट बचा। तो यही कह रहा है वो, ठीक, कि एक्सेस ओवर टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। टोटल रिवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। गेन्स में क्या है, गेन में क्या है कि कोई हमने पुरानी मशीनरी थी और पुरानी मशीनरी हमने कॉस्टिंग लगाई थी उसकी कि वो मतलब कभी कभार की होता है गेन, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होगी। जैसे कि हमारी मशीनरी है उसको हम सेल करना पड़ रहा है, तो सेल करना पड़ रहा है तो दो तरीके से हो सकता है मशीन को सेल करना, या तो वो ख़राब हो गई हो या फिर आप उसको आउटडेटेड हो गई हो, नया मशीनरी ऐड कर रहे हो। तो आपने सोचा था कि ये मशीनरी 50,000 रुपये में स्क्रैप में चली जाएगी और वो मशीनरी 70,000 में गई, तो 20,000 रुपीज़ का गेन हो गया वो आपको, ठीक है। तो क्योंकि मशीनरी आप रोज़ रोज़ ख़रीदते बेचते नहीं हो, मशीनरी आप क्या काम करने के लिए बिजनेस में लगाते हो, ठीक है। लॉस है, इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड द टोटल रिवेन्यू। अब यहाँ उल्टा है, जैसे प्रॉफिट में अब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि 52,000 रुपये, जैसे मैं बता रहा था अब एग्जांपल, 52,000 रुपये हमने एक्सपेंस किया, 50 का माल ख़रीदा, गुड्स ख़रीदे हमने, और 2,000 रुपये का हमने क्या किया, 2,000 रुपये का हमने उसमें एक्सपेंसेस लगाए कस्टमर तो सेल करने में, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हमारा जो 52,000 रुपये का गुड्स था और वो जो सेल हुआ वो सेल हुआ मात्र 40,000 रुपीज़ में। अब 40,000 रुपीज़ में वो सेल हुआ तो हमें क्या हुआ, 12,000 रुपये का हमें लॉस हो गया, ठीक। तो इसमें यही कहा गया है कि आपके टोटल एक्सपेंसेस जो हैं ज़्यादा हो जाएं टोटल रिवेन्यू से तो वो लॉस कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, सम फैक्ट्स और एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव्ड नो बेनिफिट। तो कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें फर्म को कुछ लाभ नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, तो उसको भी हम एक तरीके से लॉस ही मानते हैं। जैसे स्ट्राइक हो जाती है कई बार, आपने एक फैक्ट्री में सुना होगा लेबर ने स्ट्राइक कर दी, तो उस बीच कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ फैक्ट्री के अंदर, तो वो कंपनी को एक तरीके का लॉस है। और या फिर कंपनी ने प्रोड्यूस कर लिया गुड्स और वो स्टोरेज में, वेयर हाउस में रख दिए और वहाँ पर किसी वजह से आग लग गई, तो वो एक तरीके का लॉस कहलाएगा, लेकिन वो अब नॉर्मल लॉस कहलाएगा क्योंकि वो नॉर्मल वे में लॉस नहीं होता। अब नॉर्मल लॉस ये हो गया कि वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि हो गया, जैसे ट्रांजिट में माल जा रहा है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपकी जो गाड़ी थी, आपका जो टेम्पो था वो पलट गया, जिससे कि आपका जो गुड्स था वो सारा ख़राब हो गया। तो ये अब नॉर्मल लॉसेस में आते हैं कि आग लगने की वजह से, दुर्घटना की वजह से कोई भी अगर बिज़नेस में गुड्स का लॉस होता है तो वो एक अब नॉर्मल लॉस में आता है, ठीक है। अब क्या है, परचेज। परचेज हमारा क्या है, द टर्म परचेज इज़ यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच ऑफ द बिजनेस डील्स। आपका बिजनेस जिस चीज़ में डील करता है, चाहे वो फर्नीचर का हो, चाहे वो साइकिल के आप वो हो, फैक्ट्री डाल रखी हो आपने, या फिर आपका स्टेशनरी का बिज़नेस हो, तो जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हो सेल करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, वो परचेज़ है, ठीक है, जो खरीदते हो। परचेज रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स। अब सप्लायर से हमने माल ख़रीदा, ठीक है, हमने क्या है कि अब थोक सप्लायर है, हमारा स्टेशनरी का बिज़नेस है, हमने रजिस्टर ख़रीदे उससे। तो रजिस्टर ख़रीदने पे क्या है कि हमने उसको कहा था कि फेयर रजिस्टर लेने हैं हमें, उसने 100 उसने फेयर रजिस्टर हमें दे दिए। अब क्या हुआ कि जब हमने उसको पैकेजिंग खोली तो देखा तो उसमें रफ रजिस्टर थे फेयर की जगह। अब हमने क्या किया, उसको कहा कि भैया ये वाला माल अपना जो आपका गुड्स आपने भेजा है इसको वापस ले लो। तो ये क्या हुआ कि जिससे हमने परचेज़ किया है उसको हम वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस किसको कर रहे हैं, जो बाहर का है, तो इसीलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। आउटवर्ड मतलब बाहर, तो रिटर्न आउटवर्ड, तो हमने बाहर वाले को वापस किया, ठीक है। सेल्स क्या है, सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज कस्टमर्स टू ए प्राइस। एक गिवन प्राइस पे हमने गुड्स किसी को और उसकी ऑनरशिप गुड्स को हमने ट्रांसफ़र कर दी, तो ये क्या है, ये एक तरीके की सेल्स है। तो सेल्स प्रोडक्ट बेचने की हो सकती है, सर्विस बेचने की भी हो सकती है, गुड्स बेचने की भी हो सकती है, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी भी लोग बेचते हैं हमें, तो वो एक तरीके की सेल्स ही मानी जाएगी। हमने उसको पैसा दिया, उसने हमें श्योरिटी दे दी लाइफ इंश्योरेंस की कि आप अगर आप मर जाओगे तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे,
ठीक है। और या फिर गुड्स आपने बाइक खरीदी तो आपकी बाइक की ऑनरशिप भी मिल गई कि आपको बाइक आपके हवाले हो गई, भाई आप चला सकते हो और आपके नाम पे चढ़ गई, ठीक है, आपने उसको पैसे दे दिए। या आप बिजनेस अकाउंटिंग, सुबह उठने से रात को सोने तक हर जगह अकाउंटिंग है। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, रोज़मर्रा की लाइफ में जो आप एक्टिविटी करते हो उन चीज़ों को अगर आप एग्जाम्पल लेकर के समझोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है हमारी, सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू दैम, दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड्स। हमारा क्या है कि हमने वो 100 रजिस्टर अब हमारे चेंज होकर के आ गए, 100 रजिस्टर थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमसे एक कस्टमर आया, उसने क्या किया, वो हमसे रजिस्टर्स ले गया वो, ठीक है। अब रजिस्टर ले आने के बाद उसको पता चला कि वो रजिस्टर थोड़े से पतले हैं, उसको थोड़ा सा हैवी, ज़्यादा पेपर वाला रजिस्टर चाहिए था, तो वो उसको वापस करने के लिए आ गया। तो हमने क्या किया, उस कस्टमर को माल अपना गुड सेल किया, ठीक है। अब सेल करने के बाद वो कस्टमर हमें वापस दे के जा रहा है माल, तो क्या हुआ, वो हो गया रिटर्न इनवर्ड, यानी इसको कहेंगे सेल्स रिटर्न। यानी जो बिका हुआ माल यानी हमारे पास वापस आ गया तो उसको कहेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स अगर हमारी 50,000 की है और 2,000 का माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न घटा देंगे, कितनी रह जाएगी हमारे पास, 48,000 रुपये। तो टोटल सेल कितनी रह जाएगी हमें, 48,000 की सेल रह जाएगी, क्योंकि 2,000 का माल वापस आ गया हमारे पास, ठीक है। स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक क्या है, द वैल्यू ऑफ गुड्स लेइंग अनसोल्ड और अनयूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड स्टॉक। हमारा कोई बिजनेस है, उसमें ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, जो भी आप माने, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर में कोई भी अपने गुड्स हैं, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक हम फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर मानते हैं। उस बीच में कोई भी माल हमारा जैसे सेल होने से रह गया, हम 31 मार्च को अपने अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा जो अकाउंट क्लोज हुआ, अकाउंट क्लोज होने पे कुछ माल हमारा बच गया कि वो सेल नहीं हो पाया, हमारे वेयर हाउस में या हमारे स्टॉक यार्ड में रखा हुआ है। सपोज़ कीजिए कि 50,000 का माल जो था ऐसा था कि वो सेल नहीं हो पाया, वो गोडाउन में रखा हुआ है। अब 1 अप्रैल में क्या होगा, 31 मार्च की नाइट को ये माल रखा हुआ है, हमने बैलेंस शीट बनाई, तो 1 अप्रैल को क्या होगा वो, ठीक है। तो यही चीज़ में कहा जा रहा है कि कोई भी इन द बिगिनिंग, इन द एंड, जो भी कोई भी गुड्स हमारा सेल होने से रह गया हो, अनसोल्ड हो या अनयूज्ड, जिसका यूज़ ना आया हो, यूज़ का मतलब जो सेल करने के लिए लिया गया हो और वो बिका ना हो, तो उसको भी हम स्टॉक कहते हैं। तो उसकी कंडीशंस क्या क्या है, छोटी छोटी सी हैं। अनसोल्ड गुड्स इन द बिगिनिंग कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, यानी इन द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर कोई हम पे माल पड़ा हुआ है पिछले साल का, ठीक है, तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। और अनसोल्ड गुड्स ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। कि वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, कोई अनसोल्ड रह जाता है, कोई गुड्स सेल होने से रह जाता है, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब जैसे मैंने आपको बताया था 50K जो हमारा माल था, जो 31 मार्च की रात को रह गया था 50,000 का, अब क्या हुआ, 1 अप्रैल को हमसे अपने अकाउंट्स में क्या दिखाएंगे, 1 अप्रैल को हम अपने अकाउंट्स पे दिखाएंगे उसको ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आ गया समझ में, इसमें यही चीज़ कह रहा है वो कि स्टॉक इज़ ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर, मतलब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च को 50,000 रुपये का, जब वो 1 अप्रैल को हम अपना ओपनिंग करेंगे बिजनेस का, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक, ठीक। स्टॉक इज़ ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। तो 50,000 रुपये का हमारा स्टॉक है, ठीक है, जो हमने कॉस्ट है उसकी, जो हमने ख़रीदा था, कॉस्टिंग है उसकी 50,000 रुपये। अब मार्केट प्राइस उसका जो है वो है 60,000, तो हम उसको जो वैल्यूड करेंगे वो 60,000 से नहीं करेंगे, 50,000 से करेंगे, क्योंकि 50,000 60,000 में से कम है ना। तो अगर मार्केट प्राइस हमारा 30 का होता, सपोज़ कीजिए 50 वाले गुड्स का, तो हम 30 पे उसको लॉक करते। तो ये रूल है एक, आगे मैं आपको रूल्स पढ़ाऊँगा, प्रिंसिपल्स पढ़ाऊँगा। तो ये रूल है कि जो भी स्टॉक की वैल्यूएशन हम करते हैं,
वो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लेस, जो दोनों में से कम होता है उस पे करते हैं। ठीक है, राइट। अब चलते हैं, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक इज, ये थोड़ा सा आगे आपको करने में काम आएगा। इसमें क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, देन इट विल नॉट रिकॉर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, इट शोज ओनली एसेट साइज ऑफ द बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक जब भी होता है, अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो, वैसे तो ये आगे आने वाला पॉइंट है, लेकिन मैंने इसको क्लोजिंग, छाँ स्टॉक की बात चल रही थी सारी, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया ये वाला पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में अगर हमने शो करा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, वो फाइनल है, उसमें किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में डाल दिया गया। तो ट्रायल बैलेंस में डालने का मतलब ये है कि उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अब उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम स्टॉक को क्रेडिट करते हैं, आगे आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको स्टॉक को नहीं डालना है, वो सीधा सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाएगा, एसेट साइड में। ठीक है, अब चलते हैं हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, आपको लग रहा होगा बड़ी सर अजीब सी लंबी सी टर्म है, ट्रेड रिसीवेबल ये क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, वो डेटर जो होते हैं हमारे, वही हमारे तरह से ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, बस उसमें क्या है, हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो BR होता है वो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो इट डिफाइंड एज द अमाउंट रिसीवेबल टू ए बिजनेस बाय इट्स कस्टमर फॉलोइंग द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट। मतलब बिजनेस की कोई भी अमाउंट है जो बिजनेस को मिलनी है, रिसीव करनी है, किससे, अपने कस्टमर से रिसीव करनी है, जो उसने सेल्स ऑफ गुड्स किया था, मतलब जो अपने गुड्स पर सेल किए थे, सर्विस दी थी उधार में, क्रेडिट में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ऑल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल, इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल आर क्लासिफाइड एज द करंट एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट, तो करंट एसेट्स में बैलेंस शीट में डाली जाती है ये। अब क्या है, अब सपोज कीजिए कि एक ए है, मिस्टर ए ने क्या किया, बी से गुड्स खरीदे। ठीक है, 50,000 के खरीद लिए। अब क्या हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये बिल लिखने वाले हैं, ड्रॉअर हैं, और ये हैं ड्रॉई, ये बिल एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने बिल लिखा 50,000 रुपीज़ का कि आप 50,000 रुपीज़ हम मुझे पेमेंट कर दीजिए, यानी इन फ्यूचर डेट लिख दिया, 3 मंथ्स की उसकी होती है ड्यू डेट। तो ए ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो जब वो ए ने बिल एक्सेप्ट कर लिया BR, तो वो तब BR बन गया। ठीक है, 50,000 का BR। तो इट मीन्स क्या है कि ए इज़ लायबल टू पे 50,000 रुपीज़ ऑफ डेप्ट टू मिस्टर बी इन द फॉलोइंग मंथ्स, ऑन द फॉलोइंग टाइम, इन फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हुआ, अब जो ए है वो बी का क्या है, वो डेटर ही तो है, ये डेटर ही तो है बी का, तो ये डेटर है, इसको ये देनदार कहेंगे क्योंकि इसको बी को पैसे देने हैं। ठीक है, तो जब डेटर प्लस BR होगा तो वो हमारा क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या है हमारा, इट डिफाइंड एज द अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स फॉलोइंग द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस और क्रेडिट। इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ये सेल ऑफ गुड्स नहीं है, यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा परचेज, ये परचेज है। तो यानी अब ये था ए और बी का। अब सपोज कीजिए ए की तरफ से वो चीज़ क्या कहलाएगी भाई, बी ने इसको बिल लिखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो कहलाया BR। ठीक है, अब बिल रिसीवेबल, यानी बी को वो पैसा लेना है, रिसीव करना है। अब ए को वो पैसा देना है। ठीक है, क्योंकि ए ने क्या किया है, ए ने अपना जो है गुड्स खरीदे हैं बी से, तो ए क्या करेगा, ए की तरफ से अपने अकाउंट्स में जब ए एंट्री करेगा तो ए करेगा BP, उसको कहेंगे बिल्स पेबल, क्योंकि उसको बिल का भुगतान करना है, यानी उसको बिल का पेमेंट करना है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, BP। ठीक है, तो
ए के अकाउंट्स में बी की क्या वैल्यू है, बी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा ए के अकाउंट्स में क्रेडिटर, ठीक है, लेनदार, क्योंकि बी उससे ए से पैसे लेगा। तो बी पी प्लस क्रेडिटर जो हमारा होता है वो आपका क्या कहलाता है, अकाउंट्स, ये ट्रेड पेबल्स या अकाउंट्स पेबल्स, अकाउंट्स पेबल्स। ये इसमें रिसीवेबल आ गया, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो अकाउंट पेबल आ गया और ट्रेड पेबल आ गया, ठीक है। तो सेम जस्ट अपोजिट है भाई, बी ने माल ए को बेचा, ए ने बिल एक्सेप्ट किया, तो बी अपने अकाउंट्स में एंट्री करेगा डेटर के नाम की और बी आर के नाम की, ठीक है। अब ए ने बी से माल परचेज किया है, तो ए अपने अकाउंट्स में क्या एंट्री करेगा, बीपी के नाम की और क्रेडिटर के नाम की, ठीक है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालें, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये हमारा अकाउंटिंग टर्म्स ख़त्म हो गई हैं, कल को एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सी यू, गुड नाइट, सायोनारा।